नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी जो खाद्य संग्रह और शिकार करना था, उस पर हमने काफ़ी विस्तृत डिस्कस किया था। तो आज हम बात करते हैं आपसे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है देहाती पशुपालन या पशुचारण, यानी पास्टोरल हर्डिंग या पास्टोलाइजिंग। ठीक है दोस्तों, इन चित्रों के माध्यम से कुछ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके पीछे कुछ जानवर खड़े हुए हैं, यानी कि ये एक चरवाहा है एक तरीके का। ठीक है, इसमें भी देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, एक उसके साथ छोटा बच्चा है और यहाँ पर अब कुछ जानवर हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये भेड़ हैं और एक व्यक्ति इन्हें चरा रहा है। यहाँ पर भी कुछ भेड़ें हैं और एक किसान इन्हें ले गया है घुमाने फिराने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको गायें दिख रही होंगी, एक व्यक्ति चला रहा है उन्हें। यहाँ पे फिर से भेड़ है और एक व्यक्ति है। यहाँ पे एक महिला है और ये उनकी मेमना जिसे आप कह सकते हो, भेड़ का ही बच्चा होता है जिसे आप मेमना कहते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति गायों को आगे की ओर हाँक रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि पशुचारण होता क्या है। ठीक है, पशुचारण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति बहुत सारे जानवरों को पाल करके उन्हें चराने के लिए ले जाता है तो उसे हम पशुचारण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे इसके बारे में कि पशुचारण की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ पास्टोरलिज्म। पशुचारण या पशुपालन कृषि का वह भाग है जो पशुओं जैसे कि बकरी, मुर्गी, याक, कंट, भेड़, गोजाती यानी कि गौ से संबंधित आदि से संबंधित होता है। तो जब भी दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि कृषि का भाग पशुपालन है या नहीं है, तो कृषि का ही भाग है वो। ठीक है, ये ना केवल प्रोटीन युक्त मांस के उच्च स्रोत हैं, बल्कि इनसे दूध, अंडे, चमड़ा, फाइबर आदि भी प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है, मांस, दूध, अंडे, चमड़ा, फाइबर आदि की प्राप्ति होती है। ठीक है, पशुचारण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि खानाबदोश या इसे यायावार भी कहते हैं, यानी कि नोमैडिक, जिसमें मनुष्य अपने झुंड के साथ घास के मैदानों की तलाश करने के लिए बढ़ता है। ठीक है, यानी कि जो खानाबदोश टाइप का पशुचारण होता है उसमें जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पशुओं के साथ घास के मैदानों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है चरवाहे यानी कि शेफर्ड, जो नए चारागाहों की तलाश में मौसमी रूप से भी पलायन करते हैं। मौसमी रूप से दोस्तों पलायन करने का मतलब है कि जैसे सर्दी आई और गर्मी, ठीक है, सर्दी और गर्मी को ही हम ले लेते हैं, तो सर्दी में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर चारे की उपलब्धता है। उसी प्रकार गर्मी में भी वो स्थान को छोड़ करके चारे की तलाश में इधर उधर निकलते हैं, यानी कि इनमें मौसमी पलायन होता है। ठीक है, इसी के साथ है ऋतु प्रवास भी होता है आपका एक ट्रांसहुमेंस। ये भी चरवाहों के समान ही होते हैं, यानी कि ये भी मौसमी प्रवासी करते हैं, जिसमें वे अधिक तथा कम चारागाहों के मध्य मौसमी रूप से गति करते हैं। मौसमी रूप से आपको बताया कि सर्दियों में जैसे मान लीजिए पर्वतीय एरिया है तो सर्दियों में ये नीचे चले जाते हैं और गर्मियों में ये ऊपरी भागों में चले जाते हैं, किन की तलाश में, चारागाहों की तलाश में। ठीक है, इस प्रकार की जो चरवाहे हैं या जो पशुचारण है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देहाती प्रथाओं की अनुमति देते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वो देहाती प्रथाओं की अनुमति देते हैं, जबकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, आपको पता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, जबकि उपोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा सर्दी होती है ज़्यादा। ठीक है, तो शुष्क वातावरण, धूप, वर्षा एवं तापमान के कारण सीमित होते हैं,
यानी कि जो देहाती पशुचारण है वो कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम होता है। क्यों? क्योंकि शुष्क वातावरण है, धूप है, वर्षा है, तापमान है, जिस कारण यहाँ पर कम होता है। ठीक है। देहाती लोग वे लोग होते हैं जो आजीविका प्रणाली के रूप में पशुचारण की प्रथा का पालन करते हैं। ठीक है। देहाती लोग आप समझ गए कि क्या मतलब है? जो अपने जीवन यापन के लिए पशुचारण का काम ही करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं। एरियाल चरवाहों का ही एक उदाहरण है। ठीक है। जो एरियाल है ये चरवाहे हैं। एरियाल उत्तरी केन्याई चरवाहे हैं, यानी कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, मान लीजिए कि अफ्रीका है तो अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर केन्या एक देश पड़ता है, तो केन्या में भी उत्तरी केन्या के ये चरवाहे हैं। कौन? एरियाल। ठीक है। वे आधुनिक केन्या के मैदानों तथा ढलानों पर रहते हैं। पशुचारण की उत्पत्ति की बात करें, यानी कि ओरिजिन्स ऑफ पास्टोरलिज्म की बात करें, तो जो प्रारंभिक कृषक समुदाय को यह सीखना था कि जिस भूमि पर को उन्होंने अधिकृत किया है उसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। कुछ के लिए इसका अर्थ पशु पालने में था, कुछ के लिए फसलों पर अधिक ध्यान देना था, तो दूसरों के लिए इसका अर्थ कम उपजाऊ भूभाग में पशुधन पालना पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो प्रारंभिक कृषक होते थे उनके पास जो भूमि होती थी वो किन किन चीज़ों के लिए उपयोग कर सकते थे। ठीक है। या तो वे पशु पाल सकते थे, या तो वे कृषि कर सकते थे, यानी कि फसलें उगा सकते थे। लेकिन जो कम उपजाऊ भूमि होती थी वे पशुधन को ही पालना ज़्यादा श्रेयस्कर मानते थे। ठीक है। यूरेशिया के घास के मैदान, जिन्हें हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि जो यूरेशिया के घास के मैदान हैं उन्हें स्टेपीज कहते हैं। तो यूरेशिया के घास के मैदानों तथा ऊंचे इलाकों में शुष्क जलवायु तथा खराब मिट्टी नहीं, यानी कि जो यूरेशिया की घास के मैदान हैं और उनके जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ कैसा मौसम है? तो शुष्क जलवायु है और ख़राब मिट्टी है, ने बढ़ती फसलों से जीवन यापन करना कठिन बना दिया, यानी कि फसलें वहाँ नहीं उगाई जा सकती थी। तो इन क्षेत्रों में छोटे समूहों ने पशुओं के समूह झुंड रखने के आधार पर जीवन शैली को विकसित किया और ये समूह प्रथम पशुचारक बन गए। ठीक है। तो पशु पालने का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो यूरेशिया के घास के मैदानों तथा उच्च इलाकों में शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क थी और मिट्टी भी खराब थी। ठीक है। तो इन्होंने किसको अपनाया? अपने जीवन यापन के लिए पशु पालने को ही आधार बनाया, इसलिए ये प्रथम पशुचारक माने गए। ठीक है। पशुओं, विशेष रूप से भेड़, मवेशियों को चरने के लिए बड़ी मात्रा में चरने वाली भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि भेड़ों और मवेशियों को अगर चराना है आपको तो बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तथा ताज़ा चारागाह खोजने के लिए नियमित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की भी आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि एक तो बड़ा क्षेत्र चाहिए भेड़ और मवेशियों को चराने के लिए। अगर ये क्षेत्र उपलब्ध नहीं है तो हमें इस स्थान से उस स्थान की तलाश करनी होगी जहाँ पर ताज़ा चारागाह, यानी कि जहाँ पे नई घास उगती है, नियमित रूप से उगती है, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। इसलिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होते हैं। ठीक है। एक देहाती अर्थव्यवस्था, देहाती आप समझ गए, जो ऐसा समूह जो पशु पालने का काम करता है, यानी कि अपना जीवन यापन पशुचारण से करता है, उसे देहाती कहते हैं। ठीक है। और देहाती अर्थव्यवस्था इसलिए फसल उगाने के आधार पर एक से अधिक भूमि की मांग करती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक में वो फसलें उगाएगा तो दूसरे में चारा उगाएगा, जिससे कि अपने पशुओं की भूख को शांत कर सके, तथा एक कम जनसंख्या का समर्थन करती है। और यह ऐसा तभी संभव है जब कम जनसंख्या हो। ठीक है। इसलिए अधिकांश देहाती समाज में लघु समूह होते हैं जो खानाबदोश या अर्ध खानाबदोश जीवन शैली का पालन करते हैं। कई स्थितियों में गर्मियों के दौरान कूलर, पहाड़ी चारागाहों में
पशुओं के झुंड को चराने तथा सर्दियों में उन्हें गर्म घास के मैदानों में लाने का एक वार्षिक चक्र होता है। ठीक है, यानी कि जब गर्मी आती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं और जब सर्दी आती है तो नीचे वाले गर्म प्रदेशों में आ जाते हैं। ये उनका चक्र होता है। पशुचारणवाद का आरंभ संभवतः नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और अभी आपको बताया कहाँ शुरू हुआ था, तो ये सभी शुरू हुआ था यूरेशिया के घास के मैदानों में। जब कृषि योग्य खेती के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में कुछ शिकारी समूहों ने पालतू पशुओं, भेड़ बकरियों को रखने को अपने पारंपरिक जीवन की पूरक के रूप में स्वीकार किया, तब पशुचारणवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, पशुचारण की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पास्टोरलिज्म, वो कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, उत्पादन मांस और दूध से अधिक के लिए होता है, यानी कि यह नहीं होता कि पशुचारण केवल मांस और दूध के लिए हो, इससे भी अधिक के लिए होता है। कुछ पशुओं को भार उठाने वाले जानवर के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य को उनके फर एक प्रकार के उनके बाल होते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है, तथा पशु उत्पाद व्यक्तिगत उपयोग तथा व्यापार दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि पशुचारण किन किन के लिए हो रहा है, मांस के लिए, दूध के लिए, भार उठाने के लिए, उनके बालों के लिए। ठीक है, पशु उत्पाद जैसे उनका गोबर है, ठीक है, तो गोबर का उपयोग भी किया जाता है जिससे व्यापार भी किया जाता है, तो इन सब के लिए वो किया जाता था। ठीक है, पशुचारण में व्यापक भूमि का उपयोग करने की विशेषता होती है, यानी कि भूमि का कई तरीके से उपयोग किया जा सकता है। पशुओं को चारागाह में ले जाया जाता है, उनके लिए चारा नहीं लाया जाता। ये भी एक फ़ायदा ही है कि पशुओं के लिए चारा लाने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें डायरेक्ट चारागाह में ले जाया जाता है। इसीलिए जो पशुचारक होते हैं वो चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका कि पशुचारक अपना जीवन विस्तारित परिवार में जीते हैं ताकि पशुओं की देखभाल हो सके। ठीक है, विस्तारित परिवार मतलब घूमने फिरने वाले कह सकते हैं या बड़े परिवार कह सकते हैं आप। ठीक है, अन्य घरेलू कर्तव्यों से संबंधित सभी कर्तव्यों का ध्यान रखने लिए पर्याप्त लोग होंगे। सम विभाजन का आधार लिंग पर आधारित होता है। लिंग पर आधारित आपको बताया था कि एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष। ठीक है, तो पुरुषों का काम क्या होता है, पशुओं को चराना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जबकि महिलाओं का काम क्या होता है, जैसे कि दूध निकालना, गोबर उठाना। ठीक है, ये महिलाओं के काम होते हैं, यानी कि पशुचारण में जो सम विभाजन है वो लिंग पर आधारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश पशुचारक एकेश्वरवादी होते हैं, परंतु उनमें से सभी नहीं होते। सामान्यतः यह विश्वास उनके पशुओं से ही संबंधित होता है। एकेश्वरवादी का मतलब होता है दोस्तों जो एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, स्वामित्व की अवधारणा पशुओं, आवास, कुछ घरेलू वस्तुओं तक ही सीमित होती है। भूमि सांप्रदायिक है। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो उनकी संपत्ति होती है जिस पर उनका स्वामित्व होता है, वे पशु हो सकते हैं, आवास हो सकता है, कुछ घरेलू वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन जो भूमि होती है उस पर सबका अधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तथा कई चरवाहों का तर्क है कि सदियों पुराने प्रवासी स्वरूप के कारण भूमि पर उनके पास यात्रा अधिकार है, जो आधुनिक भूमि स्वामित्वकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, सातवां है धन झुंड के आकार, यानी कि जो धन है वो झुंड के आकार प्रायः एक व्यक्ति की पत्नी तथा संतानों की संख्या से निर्धारित होता है। यानी कि उस समय जो धन निर्धारित होता था वो कैसे होता था कि व्यक्ति और उसकी पत्नी तथा उसकी संतानें ही निर्धारित करती थी कि उसके पास कितना धन है। नंबर 8, परिजन संबंध पितृवंशीय होते हैं, यानी कि पितृत्मक समाज होता है, जो कह सकते हैं कि लोगों का बोलबाल ज़्यादा होता है, महिलाओं की दशा जो है वो दयनीय होती है, जिसका अर्थ है कि परिवार के पिता के पक्ष को परिजन माना जाता है। ठीक है, 9वां नंबर है आपका कुछ पशुचारक अधिक गतिहीन होते हैं। अधिकांश खनाप दोष होते हैं जो आवश्यकता अनुसार या मौसमी रूप से अस्थायी चारागाहों में जाते हैं।
प्रत्येक गति के साथ अर्ध स्थायी शिविर स्थापित किए जाते हैं। अर्ध स्थायी का मतलब है कि कुछ समय के लिए लगा करके शिविर रखते हैं, इसके बाद उखाड़ के फेंक देते हैं। कब स्थानांतरित करना है इसके बारे में निर्णय सांप्रदायिक रूप से किए जाते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाना है उसके लिए सामूहिक निर्णय होता है, एक व्यक्ति का निर्णय नहीं होता है। सब लोग मिलकर के निर्णय करते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है। कम से कम मध्यम उपयोग दर के कारण यदि चरवाहों के पास पर्याप्त भूमि तक पहुँच होती है तो पशुचारण की स्थिरता अधिक हो जाती है, यानी कि अधिक भूमि है अगर तो जाहिर सी बात है कि पशुचारण कम ही होगा। पशुचारण के रूप देख लेते हैं हम, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पास्टोरलिज्म। ठीक है, इसके दो रूप हैं, कौन कौन से। पहला है आपका देहाती खनाबदोश यानी पास्टोरल नोमैड्स। देहाती खनाबदोश एक मौसमी प्रवासी स्वरूप का पालन करते हैं जो वर्ष दर वर्ष भिन्न हो सकते हैं। प्रवास का समय तथा गंतव्य मुख्य रूप से झुंड के पशुओं के लिए जल व चारे की आवश्यकता से निर्धारित होता है, यानी कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाना है और कैसे जाना है ये जल और चारा निर्धारित करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर जल और चारे की उपलब्धता है तो वो लोग नहीं जाएंगे दूसरी जगह, अगर नहीं है तो फिर उन्हें जाना ही पड़ेगा। ये खनाबदोश समाज स्थायी बस्तियों का निर्माण नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे कई समय तक रहते रहें, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि ये वर्ष भर तंबू व अन्य अपेक्षाकृत सरलता से निर्मित आवासों में रहते हैं। देहाती खनाबदोश सामान्यतः भोजन और अधिकांश अन्य आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, ये स्वयं ही आत्मनिर्भर होते हैं भोजन और अन्य अधिकांश आवश्यकताओं के लिए। ऋतु प्रवास चारावाहे यानी कि ट्रांसह्यूमेंस पास्टोलिस्ट। ट्रांसह्यूमन चरवाहे प्रवास के लिए एक चक्रीय स्वरूप का पालन करते हैं जो सामान्यतः उन्हें गर्मियों में उच्च भूमि घाटियों में तथा सर्दियों में गर्म तराई घाटियों को ठंडा करने के लिए ले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि चक्रीय प्रारूप क्या होता है, कि जब गर्मी आती है तो ये लोग पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों में जो घाटियाँ हैं वहाँ चले जाते हैं, और जब सर्दी आती है ये तो नीचे वाले भाग में उतर आते हैं। तो इस प्रकार का ये चक्रीय प्रवास करते रहते हैं। यह दो समान स्थानों के मध्य का मौसमी प्रवास है जहाँ उनके पास नियमित शिविर व स्थायी घरों के साथ स्थिर गांव होते हैं। घुमंतू चौराहे सामान्यतः खनाबदोशों की तुलना में भोजन के लिए अपने पशुओं पर कुछ सीमा तक निर्भर होते हैं। वे प्रायः अपने ग्रीष्मकालीन शिविरों में लघु पैमाने पर सब्जी की कृषि भी करते हैं, यानी कि गर्मियों में सब्जी भी कर लेते हैं। वे अपने पशुओं के शहर के बाज़ारों में अनाज एवं अन्य वस्तुओं के लिए व्यापार करने की अधिक संभावना रखते हैं जो वे स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पशु हैं उनके पास वे शहरों में ले जाकर के बेच देते हैं। ठीक है, यानी कि व्यापार करते हैं, उससे अन्य आवश्यकताएं वे वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय चरवाहों के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन पास्टोरलिज्म, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पशुचारण को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण गति की मात्रा, प्रजातियां, प्रबंधन, रणनीति, भूगोल तथा पारिस्थितिकी है। ठीक है, भारत में कुछ चरवाहों के प्रकार हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे हिमालय क्षेत्र में और पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, तो पहले हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि हिमालय रीजन। ठीक है, रीजन आपको बताया दोस्तों जिसकी ऐसा स्थान या भाग जिसकी एक तत्व की या एक से अधिक तत्वों की विशेषताएं एक जैसी होती हैं वो क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में जाएंगे तो हिमालय एक पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि पर्वत संबंधी विशेषताएं एक जैसी हैं, इसलिए इसे हिमालय क्षेत्र कहा गया है। समूहों को उनके प्रवास के प्रकारों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहले हैं खनाबदोश चौराहे, यानी कि नोमैडिक हर्डर्स। उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनजाति है एक गुर्जर और लद्दाखी। ठीक है,
यानी उत्तरांचल और हिमाचल यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में गुज्जर रहते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर में चांगपाश अपने पूरे परिवार के साथ एक वन चारागाह से दूसरे चारागाह में प्रवास करते हैं। वे भूमि पर कृषि नहीं करते तथा उनकी पूरी आजीविका देहाती गतिविधियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। यानी ये केवल चरवाहे का काम ही करते हैं, खेती नहीं करते हैं। कौन? गुज्जर लोग। वे अधिकतर कृषि योग्य वस्तुओं के लिए अपने पड़ोसी कृषि समुदायों पर निर्भर करते हैं। यानी कि ये लोग केवल चराने का काम करते हैं और कृषि से संबंधित जो वस्तुएं हैं वे अपने पड़ोसी कृषक से प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए वे उनके साथ व्यापक आर्थिक आदान प्रदान ही करते हैं। यह कह सकते हैं कि पशुओं को दे देते हैं किसानों को और उनसे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का क्रय कर लेते हैं। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से दोस्तों चरवाहों को दिखाया गया है। ये भेड़ हैं और ये व्यक्ति एक इन्हें चरा रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं एक व्यक्ति खड़ा है और घास का मैदान है बड़ा सा। ठीक है, तो इसी प्रकार के घास के मैदान की तलाश में इधर से उधर जाते रहते हैं। किसकी? पानी और घास की तलाश में जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये चरवाहा आप देख सकते हैं। इसके बाद है अर्ध खानाबदोश चरवाहे यानी सेमी नोमैडिक पास्टोलिस्ट। उत्तर पश्चिमी हिमालय के गद्दी तथा भोटिया मौसमी रूप से अपने पशुओं के साथ उच्च चारागाहों की ओर पलायन करते हैं। ये खानाबदोश समूह कृषि योग्य भूमि के स्वामी होते हैं तथा वर्ष के आधे भाग के दौरान कृषि गतिविधियों में शामिल होते हैं। यानी कि ये उन्हें खानाबदोश क्यों कहा गया था? क्योंकि वो पूर्णतः पशुचारक थे। ठीक है, लेकिन जो अर्ध खानाबदोश हैं वो पशु चराते भी हैं, साथ ही साथ कृषि का काम भी करते हैं, यानी कृषि गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। जैसे सिक्किम के लाचेन या लाचुंग घाटियों में रहने वाले भूटिया तथा अरुणाचल प्रदेश के मोनपा भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे आप कि ये पहाड़ है। ठीक है, और पहाड़ है तो ये गर्मियों के मौसम में उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में आ गए हैं अपने भेड़ों के साथ। ठीक है, इसमें घोड़े भी हैं, साथ में कुछ व्यक्ति भी हैं। घोड़े में सामान लदा हुआ है, यानी कि अपनी ज़रूरतों का सामान ये घोड़े और खच्चरों में लाद करके चलते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में ये ऊपरी भाग में और जब सर्दी आएगी तो ये नीचे वाले भाग में चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है लंबी दूरी या ट्रांस ह्यूमन चरवाहे यानी लॉन्ग डिस्टेंस और ट्रांस ह्यूमन्स हर्डर्स। गांव के पशुचारक पशुधन की लंबी दूरी की चराई का अभ्यास करते हैं। यानी कि जो गांव के पशुचारक हैं वे दूर दूर तक जाते हैं तथा उन्हें ट्रांस ह्यूमन चरवाहा माना जाता है। ट्रांस ह्यूमन्स एक चराई की रणनीति है जिसमें पशुधन के साथ आमतौर पर किराए के पुरुषों के साथ साथ मालिकों और उनके रिश्तेदारों द्वारा भी होता है। यानी कि जो ट्रांस ह्यूमन्स होते हैं वो केवल अकेले नहीं होते, उनके परिवार के सदस्य तो होते ही हैं, साथ साथ रिश्तेदार भी शामिल होते हैं इस काम में। ठीक है, लेकिन शायद कभी पूरे परिवार द्वारा ये काम किया जाता है। यानी कि पूरे परिवार द्वारा ये काम भी नहीं किया जाता है। परिवार के कुछ सदस्य होते हैं, वे मजदूरी में लोगों को किराए पर लेते हैं। ठीक है, रिश्तेदारों को भी शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार आपका ट्रांस ह्यूमन्स होता है। इस चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि ये बच्चा खड़ा है, एक महिला है, दो पुरुष खड़े हुए हैं। यानी कि ये अपने परिवार के साथ खड़े हुए हैं और भेड़ और बकरियों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। इसके बाद है पश्चिमी क्षेत्र। उसमें भी आपका हिमालय क्षेत्र था, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है यानी कि वेस्टर्न रीजन। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में देहाती अनुकूलन को निम्नलिखित मुख्य प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। शहरी पशुचारण यानी कि अर्बन पोस्टलिज्म। शहरी पशुचारण से आशय है कि बड़े शहरों में जैसे अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है, बड़ौदा, ये भी गुजरात में है, जोधपुर, ये राजस्थान है, की परिधि में तथा बाजार से क्रय किए गए चारे के साथ दूध का उत्पादन करने के लिए भैंसों तथा मवेशियों को रखा जाता है। यानी कि दूध प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, वहाँ भैंस जैसे गाय अन्य प्रकार के मवेशी रखे जाते हैं और चारे को बाजार से खरीदा जाता है।
ठीक है, यानी कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए नहीं ले जाया जाता। कुछ देहाती जातियां विशेष रूप से गुजरात के भाड़वार इस रणनीति में शामिल होते हैं, यानी कि इसी प्रकार का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बिल्डिंग भी बनी है, यहाँ पर आपकी भैंसें चराई का काम कर रही हैं, कुछ व्यक्ति घास को काटने का काम कर रहे हैं, कुछ घूम भी रहे हैं, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, यानी कि अधिकारी लोग भी खड़े हैं यहाँ पर। तो ये बड़े बड़े फार्म होते हैं, जैसे कि ये चारे का मैदान है जहाँ पर ये चराते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें नहीं ले जाना होता है शहरी पशुचारण में। ठीक है, इसके बाद है ग्राम आधारित पशुचारण, यानी कि विलेज बेस्ड पास्टोरलिज्म। ग्राम आधारित पशुचारण वर्षा के आधार पर अर्ध गतिहीन से गतिहीन होता है, यानी कि इसमें जो पशुचारण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के ये पशुओं को चराते हैं। एक प्रकार का पशुचारण है जो सामान्यतः छोटे से मध्यम आकार के भेड़ बकरियों के स्वामियों द्वारा कुछ ऊंट चरवाहों द्वारा भी किया जाता है, यानी कि जो ग्रामीण पशुचारण है उसमें भेड़ बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए राजस्थान का पाली जिला, झुंड सामान्यतः रात के लिए गांव लौट जाते हैं, हालांकि वे कई दिनों व सप्ताह तक दूर रह सकते हैं। यदि अधिक दूर के चरवाहों का उपयोग किया जाता है तो जो क्षेत्र दूर हैं उन्हें निषेचित किया जाता है। गंभीर सूखे के वर्षों में, यानी कि जब अत्यधिक सूखा पड़ता है तो कई चरवाहे भी लंबी दूरी के प्रवास पर जाने के लिए विवश हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सूखा पड़ेगा तो पानी और खाद्यान्न की कमी होगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे ही। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से ग्रामीण पशुचारण को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कुछ घर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका पहाड़ है एक तरीके का, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यानी कि गांव को आप महसूस कर सकते हैं। गांव कुछ इसी प्रकार के होते थे। ठीक है, और बाकी ये भेड़ बकरियां इनकी बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार का ये पशुचारण होता है। ठीक है, तीसरा नंबर है कि लंबी दूरी का समूहन प्रवासन, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ग्रुप माइग्रेशन। लंबी दूरी का प्रवास वर्ष के 9 महीनों के लिए अधिकतर भेड़ों के बड़े झुंडों के स्वामियों द्वारा किया जाता है, परंतु कभी कभी बड़े बड़े ऊंट झुंडों के कुछ स्वामियों द्वारा भी किया जाता है, यानी कि ऊंट और भेड़ों का बेसिकली इसमें शामिल किया जाता है जो लंबी दूरी तक प्रवास कर सकते हैं। 10 से 12 परिवार के एक बड़े समूह का निर्माण किया जाता है, यानी कि 10 से 12 परिवार के लोग इस बड़े समूह का हिस्सा बनते हैं। एक या एक से अधिक अग्रणी का चुनाव करते हैं जो रात में रुकने तथा प्रतिभूमि तक पहुंच के लिए भूस्वामियों, साथ ही पुलिस, वनपाल तथा व्यापारियों के साथ वार्तालाप करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इन प्रवासी समूहों को डांग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सामान्यतः इनमें 4000 से 5000 भेड़ें होती हैं, 20 से 30 सामान्य ऊंट होते हैं तथा सभी आयु के 50 से 100 सक्षम परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि 50 से 100 लोग 4000 से 5000 भेड़ पालते हैं और लगभग 20 से 30 ऊंट भी साथ में रखते हैं। ठीक है, राजस्थान में लंबी दूरी का प्रवास मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब की ओर जाता है, यानी कि अधिकतर आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्रों में कि अधिक मात्रा में भेड़ों को लेकर के बड़े बड़े जो मैदान हैं वहाँ पर कुछ लोग हैं और उनके साथ ऊंट, घोड़े, गधे आदि भी साथ में रखते हैं ताकि सामान ढोने के काम में आ सकें। ठीक है, तो ये आते कहाँ से हैं? ये राजस्थान से आते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश और पंजाब की ओर ये जाते हैं। अच्छी वर्षा वाले वर्षों में चरवाहे अपने गृह गाँव में अधिक समय तक रह सकते हैं। जब वर्षा नहीं होती है तो गांव में लौटने में देरी होती है क्योंकि वहां कोई चारा प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद है स्थायी प्रवासन, यानी परमानेंट माइग्रेशन। स्थायी प्रवास एक स्थानीय शब्द है जिसका उपयोग चारावाहों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो अब अपने झुंड के साथ गांव में नहीं लौटते, यानी कि ये
एक जगह को छोड़कर जब दूसरी जगह जाते हैं, मान लीजिए कि इस जगह को छोड़कर जब ये दूसरी जगह जाते हैं तो यहीं पर बस जाते हैं स्थायी रूप से, ठीक है, घर बना करके यहीं पे स्थायी रूप से बस जाते हैं, इसलिए वो गांव नहीं लौटते। यह स्थिति राजस्थान के पाली जिले के रायका भेड़ पालकों की है, ठीक है। रायका भेड़ पालक कौन है? तो राजस्थान के पाली जिले में रहते हैं। उनके परिवार के कुछ सदस्य मध्य प्रदेश में भेड़ बकरियों के साथ ही स्थायी रूप से रहने लगे हैं, ठीक है। चरवाहों द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है, यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाय पास्टोरलिस्ट, ठीक है। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं? जैसे पशुचारकों के प्रति सरकार की अनदेखी, यानी कि सरकार इन पशुचारकों के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बना करके लाती है जिससे इन पशुचारकों का जीवन यापन ऊपर हो सके, इसलिए सरकार इनकी अनदेखी कर रही है, ठीक है। इसके बाद है देहाती भूस्वामियों के अधिकारियों की अवहेलना, ठीक है, यानी कि जो देहाती लोग हैं जो पशुपालन का काम करते हैं या पशुचारक होते हैं, उनके भूस्वामी के अधिकारों की अवहेलना की गई है, यानी कि उनको भूमि का स्वामित्व नहीं दिया गया है। सरकार जब चाहे इन्हें यहाँ से हटा देती है, ठीक है। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये भूस्वामियों को अधिकार नहीं देती है, वहाँ से हटा देती है। जनसंख्या वृद्धि और भूमि विखंडन, ठीक है, यानी कि पशुचारक जो होते हैं उनमें अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है उनकी। अगर संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए 4000 भेड़ हैं और पहले 12 लोग थे, ठीक है, 12 लोगों में ये 400 भेड़ें थी या 4000 भेड़ें थी, अब ये बढ़ कर के 30 हो गए हैं, अब 30 लोगों में भी ये 4000 ही भेड़ें हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण भेड़ रूपी संसाधनों पर लोगों का दबाव बढ़ा है, ठीक है, जिससे भूमि विखंडन की समस्या भी आई है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 10 बीघे खेत है, ठीक है, अब इसका परिवार बड़ा हुआ और अब 6 लोग हैं और 6 लोगों के पास भी 10 बीघे खेत है, तो अब 6 लोगों में जब ये 10 बीघे खेती बटेगी तो 1 बीघे से थोड़ी ऊपर ही आएगी, यानी कि भूमि विखंडन की समस्या आ रही है। इसके बाद है आजीविका के लिए जोखिम, यानी कि जो पशुचारक हैं वे पशुचारण से ही अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें आजीविका के विकल्पों की तलाश करनी चाहिए और सरकार को भी इसके लिए मदद करनी चाहिए। समाप्त होते प्रवासी मार्ग, ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों दुनिया आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, नगरीकरण की ओर बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि जो उपजाऊ भूमि है वो अब बड़े बड़े शहरों में तब्दील होती चली जा रही है, यानी कि निर्माण कार्य होते चले जा रहे हैं। अगर निर्माण कार्य होंगे तो जाहिर सी बात है कि चारागाह समाप्त होते चले जाएंगे, इसलिए प्रवासी जो मार्ग हैं इनके, जहाँ से इनका आना जाना होता था, वो अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है पशुओं के स्वास्थ्य की समस्या। जो दोस्तों पशुचारक होते हैं उनको दवाओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक बीमारी अगर एक पशु को हो गई तो वो धीरे धीरे दूसरे पशुओं में फैल जाएगी, ठीक है, और जब ये दूसरे से तीसरे पशुओं में फैलेगी तो पशु क्या होने लगेगी, मरने लगेंगे, ठीक है। तो पशुओं के स्वास्थ्य की भी समस्या है इनके पास। इसके लिए अगला है कि व्यापार के लिए मध्यस्थता पर निर्भर, ठीक है। मान लीजिए कि एक चरवाहा है दोस्तों, इसके पास 4000 भेड़ें हैं, ठीक है, इन्हें अब 100 भेड़ों को बेचना है, तो अब क्या है कि ये डायरेक्ट मार्केट में जा कर के नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, इसके लिए इन्हें एक एजेंट को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एजेंट को ढूंढेंगे जब ये, तो मान लीजिए कि एक भेड़ की कीमत अगर ये डायरेक्ट मार्केट में बेचते तो 500 रुपये मिलती, ठीक है, लेकिन अब ये मध्यस्थ है तो इसे भी कमीशन चाहिए, तो 100 रुपये इसके पास चला गया, तो अब इसको कितना मिला, जो पशुचारक थे 400 रुपये मिला, ठीक है। तो मध्यस्थता की भी समस्या है कि पहले उन्हें इसका तलाश करनी पड़ती है। इसके बाद है कि बाहरी दुनिया के साथ संबंधों तथा सूचना तक पहुंच का अभाव, ठीक है। वर्तमान समय में दोस्तों 5G लॉन्च हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो पशुचारक हैं उनके पास हो सकता है कि फ़ोन ही ना हो, अगर हो तो कीपैड फ़ोन हो, ठीक है, तो वो अपनी जो समस्या है या जो सूचनाएं हैं वो बाहरी दुनिया में नहीं भेज पाते हैं, तो ये भी एक इनकी समस्या है।
इसके बाद शिक्षा तथा देहाती आजीविका के मध्य की दुविधा। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो पशुचारक होते हैं वो लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा से दूर होते हैं, यानी कि शिक्षा से विमुख हो जाते हैं। और शिक्षा जब इनको मिलती नहीं है तो इनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर इनके पास शिक्षा नहीं होगी तो ये आजीविका के लिए पूरी ज़िंदगी या पूरी उम्र पशुचारण पर ही निर्भर रहेंगे, ये अन्य प्रकार के विकल्प भी नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों पशुचारकों की समस्याएं थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पशुपालन और पशुचारण पर चर्चा की, जिसमें हमने इनके प्रकारों को भी देखा, जैसे देहाती खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश। ठीक है, इस प्रकार के हमने पशुचारणों को भी देखा। साथ ही साथ हमने भारत के अंतर्गत बात की तो हिमालय क्षेत्र में बात की और पश्चिमी भारत में बात की। ठीक है, इसके साथ ही हमने पशुचारकों की कुछ समस्याओं को भी देखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।